हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है प्रवंचना। दरवाजे की घंटी बजी, दोबारा फिर बजी। पाठक जी हड़बड़ा कर उठ बैठे। इतनी सुबह कौन होगा? आंखों के पर्दे हाथों से साफ करते हुए घड़ी को भरपूर निहारा। 5:30 बजे थे। अभी तो पक्षियों का कलरव भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। अंधकार अब तक पांव पसारे आराम कर रहा था। इतनी ठंड में कौन आया होगा? मेरा भ्रम होगा। तभी दरवाजे की घंटी फिर बज उठी। घबरा कर लगभग पलंग से कूदते हुए उठे। बत्ती जलाई, चप्पल में पैरों को डाला, दुशाला लपेटते हुए दरवाजे की ओर लपके। दरवाजा खोलने तक में घंटी एक बार फिर बज उठी। झुंझलाते हुए खुद से ही बोल उठे, आ तो रहा हूँ, जाने कौन बेसब्रा है, इतनी ठंड में चला आया। घर के अंदर ठंड से जमा जा रहा हूँ और ये जाने कहाँ से चला आया। दरवाज़ा खोला, सामने सोमारू खड़ा था। प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली। वो कुछ पूछते इससे पूर्व उसने खुफिया निगाहों से इधर उधर देखा और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, भैया जी, सोनू भैया हमरे चबूतरे पर पड़े हैं। लगता है रात में ज़्यादा पी लिए हुई हैं और फिर ऊँ हैं लौट गईलन। इतना ठंडी में सिकुड़ल पड़ल हुए। वो तो हम सवेरे चाय का दुकान लगाए गए तो देखा आपके घरे का बात रहा, यही से चले आए। कोई के पता लगी तो बदनामी हुई ना। मन तो शंकाओं से घिर गया। ये कोई नई बात तो थी नहीं। फिर भी गरजते हुए बोले, क्या बक रहे हो? वो तो अंदर रजाई ओढ़े सो रहा है। जीभ में किरौना पड़े हमरे अगर झूठ बोले। वो तो सोनू भैया का बात रहा, यही से चले आए, ना ही तो ढकेल देते ससुर के। जा गिर सारे नारी में। कहते हुए आवाज़ कुछ तीखी हो गई उसकी। उसे रुकने का इशारा करते हुए पाठक जी अंदर बेटे सोनू के कमरे में दाखिल हुए। वो रजाई सिर तक ओढ़े सो रहा था। दिल में प्रेम के भाव उमड़ आए। हाथ सिर्फ सहलाने को बढ़ गए। रजाई खिसकाते ही चौंक पड़े। लगा जैसे किसी ने जोर का तमाचा जड़ दिया हो। वहाँ सोनू नहीं था। तकियों को रजाई उड़ाकर सुलाया गया था। 2 पल जड़वत वहीं खड़े रहे। फिर संयत हो बाहर आए। गाड़ी निकाली, दरवाज़ा बाहर से बंद किया। सोमारू को साथ ले पहुँच गए उसकी चाय की दुकान पर। सोनू अब भी वहाँ गठरी बना पड़ा था। देखते ही सीने में दहकती क्रोध की ज्वाला मोम बन पिघल गई। कड़कड़ाती ठंड में हिमशिला समान पत्थर पर रात भर यूं ही पड़ा रहा। उठाने के लिए हाथ लगाया तो लगा बर्फ पर किसी ने अंगार रख दिया हो। बुखार से बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। सोमारू की सहायता से उसे किसी तरह गाड़ी में डाल घर ले आए। चुपचाप लाकर रजाई उठा के बिस्तर पर लेटा दिया। सोमारू की मुट्ठी में रुपए पकड़ाते हुए जुबान भी मुट्ठी की तरफ ही बंद रखने की हिदायत दी। सोमारू को विदा कर बेटे के सिर पर पानी की पट्टी रखने लगे। डॉक्टर तो अभी कोई मिलेगा नहीं। रीमा अभी भी सो रही थी। पाठक जी ने उसे जगाना उचित न समझा। अब तो रोज की कहानी हो गई थी ये। दिन की घटनाओं की तो वही गवाह होती। कभी भरी दोपहर तो कभी रात। जब भी कहीं से उसकी हालत की खबर लगती वो पागलों सी दौड़ जाती। पाठक जी को तो घर आने पर ही पता चलता। बेटे को खो देने का डर आंखों से टपक पानी की पट्टियों में समा गया। मदिरा के शौकीन तो वो खुद भी थे, पर ऐसी स्थिति कभी न हुई। संयुक्त परंतु छोटा परिवार था उनका। बड़े भैया भाभी, उनके दोनों पुत्र, रीमा, पाठक जी और सबसे छोटा सोनू। शहर के बाहरी ओर होने की वजह से कस्बाई इलाका था। किसी जमाने में पूरे इलाके में पाठक जी के परिवार का दबदबा था। धीरे धीरे खानदान के लोग नौकरी की चाह में बाहर बसते गए। जमीनें बिकती गईं। बाहरी लोग आकर बसते गए तो प्रभाव भी कम होता गया। अब तो कुछ ही परिवार बचे हैं। जो इलाके के पुराने बाशिंदे हैं
वो आज भी सम्मान का भाव रखते हैं। तभी तो आज सोमारू उन्हें सोनू की खबर देने आ गया। थोड़ी देर में सब जाग जाएंगे और फिर वही उपेक्षा और तिरस्कार का भाव सबके चेहरों की लकीरों में परिलक्षित होगा। नहीं, अब वो उसे और अपमानित नहीं होने देंगे। वो आज की घटना उजागर ही नहीं होने देंगे। उसे बुखार है, सब केवल यही जान पाएंगे। और हुआ भी वही। डॉक्टर साहब भी गर्म मुट्ठी में मर्ज छिपा ले गए। सोनू के शरीर का ताप तो घट रहा था, पर पाठक जी के दिमाग का ताप बढ़ रहा था। पेशानी पर उभरती लकीरों की एक ही वजह थी, मदिरा सेवन के लिए अर्थ का प्रबंधन कहाँ से हो रहा था। जब तक इस स्रोत का पता न लगे उसे रोकना भी मुश्किल था। व्यापार में संलग्नता तो अभी शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे कि ये सब शुरू हो गया। तो क्या व्यापार से ही पैसे चुरा कर? नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं। सारा हिसाब तो भैया ही देखते आए हैं आज तक। रुपए तो उन्हीं के पास होते हैं। जब से भैया को हॉर्निया की शिकायत हुई, उनको ज़्यादा देर बैठने में तकलीफ होने लगी, तब से रुपयों की जिम्मेदारी उनका बड़ा बेटा अमन संभालने लगा। मार्केटिंग मेरे जिम्मे थी। उनका छोटा बेटा दिन भर मेरे साथ ही बाहर के काम देखता। सोनू का मन बचपन से पढ़ाई में खूब लगता था। भैया चाहते थे वो खूब पढ़े और किसी बड़े ओहदे पर नौकरी करे, लेकिन उसका एमबीए पूरा होते ही मैंने उसे अपने साथ व्यापार में लगाने का फैसला किया। एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी दूर चला जाता। वैसे भी नौकरी में कितना मिल जाएगा? जितनी तनख्वाह मिलेगी उससे ज़्यादा तो हम अपने स्टाफ को दे देते हैं। हमारे बात तो इसे ही देखना है, ये व्यापार कोई दूसरा तो है नहीं। बेटा आँख के सामने रहे तो दिल को तसल्ली रहती है। जब तक घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था कोई बुरी आदत न थी, फिर घर आने पर शराब की लत कैसे लग गई, और वो भी इस रूप में? क्या ऑफिस में कोई ऐसी संगत है? पाठक जी का दिमाग किसी जासूस के समान हर संभावनाएं तलाश रहा था। दिमाग के घोड़े ने रामलाल पर आकर रफ्तार रोक दी। रामलाल? हाँ, ये सही आदमी है। 15 साल से ऊपर हो गए इसे हमारे यहाँ काम करते। इसे ही सोनू की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। मैं तो दिन भर देख नहीं सकता। रामलाल स्थिति से बखूबी वाकिफ था। अब उसे दिन भर सोनू पर निगाह रखनी थी। अमन से कहा गया सोनू को दिन भर काम में उलझाए रखे, लेकिन ये सब तो तब होता जब सोनू ऑफिस जाता। अब तो वो वहाँ जाना ही नहीं चाहता था। दिन भर मोबाइल में चिपका पड़ा रहता। कभी बीमारी का बहाना, कभी कुछ और। रीमा आंखों से ओझल न होने देती। घर की पाबंदियों से मुक्ति की राह ऑफिस ही नजर आई, तो उसने फिर ऑफिस जाना शुरू किया। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन रात में जब पाठक जी घर पहुंचे तो पता चला सोनू अब तक घर नहीं आया। रीमा ने सोचा पाठक जी के साथ होगा, और पाठक जी को पता था सिर में दर्द था तो घर जल्दी निकल गया था। घबराहट में कुछ न सूझा तो रामलाल को फ़ोन लगाया। रामलाल ने बताया अमन भैया ने पहले ही उसे किसी काम से बाहर भेज दिया था, इसलिए उसे इस संबंध में कुछ नहीं पता। अभी फ़ोन रखा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर 2 लोग सहारा देकर उसे लिए खड़े थे। उन्होंने बढ़कर उसे थामना चाहा तो वो उनके कंधों पर झूल गया। मिट्टी से सने कपड़े खुद अपनी कहानी कह रहे थे। दोनों ने बताया देसी ठेके पर पड़ा था। बचपन से देखा है इसे, ऐसी हालत में देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए ले आए। पाठक जी और रीमा सहारा देकर अंदर ले आए। भैया का परिवार पीछे की तरफ रहता है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता लगा। पाठक जी अब जितना ज़्यादा समय हो सके बेटे के साथ बिताते, पूरी कोशिश के बाद भी उसका मुंह न खुलवा सके। अब तो उसके पास पेट्रोल डलवाने के भी पैसे न होते थे, तो फिर उसे शराब कौन पिला रहा था?
ये गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती ही जा रही थी। हफ्ते 10 दिन सब ठीक चलता, फिर वही घटना किसी नए रूप नए स्थान पर घटित हो जाती और पाठक जी को अंदर तक तोड़ जाती। उन्होंने खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें बेटे की जिंदगी ऐसे हाथ से निकलती दिख रही थी जैसे मुट्ठी से रेत। रीमा अंदर ही अंदर घुटती आधी हुई जा रही थी। कहने को तो भैया का परिवार साथ ही रहता था, परंतु सहानुभूति के कुछ शब्दों के सिवाय सहयोग कभी न मिलता। सोनू की सेहत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दोस्त ने सलाह दी, रिहैब सेंटर भेज दो, सुधर जाएगा। जहाँ अंधेरे में अपना हाथ भी दिखाई न दे रहा हो, वहाँ दूर जलता एक चिराग भी रोशनी की किरण लगता है। पाठक जी और रीमा ने उसे रिहैब सेंटर भेजने का फैसला किया। रामलाल भैया का ड्राइवर था। दूसरे दिन सुबह जब वो नहीं आया तो भैया ने पाठक जी से कहा, जरा पता करो रामलाल क्यों नहीं आया आज। फ़ोन करने पर पता चला रामलाल का जवान बेटा शराब पीकर गाड़ी के नीचे आ गया। सुनकर पाठक जी का दिल दहल गया। उन्हें लगा जैसे ये घटना उनके बेटे के साथ घटित हुई हो। सोनू को रीमा के संरक्षण में छोड़ रामलाल के घर पहुंच गए। वैसे भी सामाजिकता निभाने की जिम्मेदारी पाठक जी की ही थी, भले ही वो ड्राइवर भैया का था। भैया शुरू से सेठ जी बनकर रहे और बाहर के सारे काम उन्हीं से करवाते। रामलाल के घर भीड़ जुटी थी। दुर्घटना का केस था तो बॉडी पोस्टमार्टम में गई थी। रामलाल घर की देहरी पर सिर पर हाथ धरे बैठा था। देखते ही बिलख पड़ा, भैया जी हम नहीं जानते रहे, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोद रहे हैं उसमें खुद ही गिर जाएंगे, कहते हुए छाती पीटकर रोने लगा। पाठक जी कुछ समझ नहीं सके। कुछ पारिवारिक झमेला रहा होगा। उसे दिलासा दी, हथेली पर कुछ रुपए रखे और बोले, कोई ज़रूरत होगी तो बताना, अभी तो समय लगेगा यहाँ, मैं चलता हूँ। औपचारिकता पूरी की और निकल आए। रास्ते भर उनकी आंखों के सामने रामलाल और अपने बेटे का चेहरा घूमता रहा। रामलाल में खुद की कल्पना कर सिहर उठे। 3 दिन बाद सुबह सुबह रामलाल का फ़ोन आया। पाठक जी को लगा रुपयों की ज़रूरत होगी। फ़ोन उठाते ही जोर जोर से रोने लगा वो और माफ़ी मांगने लगा, भैया जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। क्या कह रहे हो रामलाल, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। हम फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकते और ऑफिस में भी नहीं। आप बाहर जहाँ कहिए हम आ जाएं, लेकिन ये बात किसी को कहिएगा मत और अकेले ही आइएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर फ़ोन करता हूँ, कहकर पाठक जी ने फ़ोन तो रख दिया। लेकिन सोचने लगे ये किस गलती की माफ़ी मांग रहा है और उस दिन गड्ढे और गिरने की बात कर रहा था। पहले से परेशान पाठक जी ने किसी अनहोनी की आशंका से उसे तुरंत फ़ोन लगाकर मिलने की जगह और समय बताया। नियत स्थान पर दोनों पहुंच गए। देखते ही वो उनके पैर पकड़कर रोने लगा। पाठक जी चुपचाप खड़े रहे। वो जानना चाहते थे कि इससे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है जो इसे बेचैन कर रहा है। वो रोए जा रहा था और बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, सोनू भैया की जिंदगी खतरे में है, उन्हें यहाँ से दूर ले जाइए। पाठक जी का दिमाग घूम गया। गरज कर बोले, साफ साफ बोलो, क्या बात है और किससे खतरा है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो अमन भैया। क्या अमन भैया, क्या अमन भैया। अमन भैया सोनू भैया को ख़त्म करवाना चाहते हैं। सोनू भैया को शराब पिलाने के लिए हमें रुपया देते थे, हम भी रुपया के लालच में ये कर रहे थे। सुनते ही पाठक जी का खून आंखों में उतर आया।
उन्होंने इतनी जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा कि वो दूर जा गिरा। उठते हुए बोला, मारिए भैया जी और मारिए, हम यही लायक हैं। जो तमाचा हमें भगवान ने मारा है उसकी चोट तो कभी नहीं भर पाएगी। जो गड्ढा हम आपके बेटे के लिए खोद रहे थे उसमें हमारा बेटा ही जा गिरा। अमन भैया हमारा मुंह बंद रखने के लिए हमें मुंह मांगी रकम देते, वही रुपया काल बन गया। बेटा ऑटो रिक्शा चलाता था, पीने की आदत तो पहले से थी। घर में मुफ्त का रुपया आ रहा था तो ऑटो चलाना छोड़ दोस्त यार संग महफिल जमने लगी। उस दिन ज़्यादा पी लिया था सो गाड़ी के नीचे आ गया। लेकिन अमन को उससे क्या तकलीफ थी? भैया तो उसको इतना मानते थे, वो तो चाहते थे कि वो खूब पढ़े। यही पढ़ाई तो जान की आफत बन गई। हम ड्राइवरी करते और बाकी समय ऑफिस से स्लिप लेकर माल निकलवाने का काम करते, आपको तो पता ही है। उस दिन हमारे सामने अमन भैया और सोनू भैया में बहस हो गई। सोनू भैया हिसाब में गड़बड़ी पकड़ लिए। पहले तो अमन भैया बोले, हमें मत सिखाओ, जितना बता रहे हैं उतना करो। सोनू भैया को भी गुस्सा आ गया, बोले, ये तो धोखा है, मैं पापा से बात करूँगा। बात बढ़ गई तो अमन भैया बोले, अगर अपनी और अपने बाप की ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से निकल लो और कोई नौकरी कर लो, व्यापार में दिमाग मत लगाओ। सोनू भैया डर गए। उन्हें पता था कि अमन भैया का राजनीतिक लोगों का साथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चुपचाप उठे और बाहर आकर बैठ गए। अमन भैया ने मुझे रुपए देकर कहा, अभी चोट खाया है, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तुमको बहुत मानता है ना, अपने साथ ले जाओ और इतनी शराब पिलाओ कि घर न पहुंच पाए। दिल तो नहीं मान रहा था ये पाप करने के। वो हमारे बेटे समान है, लेकिन पैसे के लालच ने सब करवा दिया। हमने उनको इतना डरा दिया था कि वो आपको कुछ नहीं बताए। अब वो या तो ऑफिस आते ही नहीं हैं या चुपचाप बैठे रहते हैं, और फिर हम उनको अपने साथ ले जाते हैं और खूब पिलाकर वहीं छोड़ देते। भैया को पता है ये सब? हाँ भैया जी, सब मिले हुए हैं। एक दिन हम गाड़ी चला रहे थे तो अमन भैया बड़े भैया जी से गुस्सा कर बोले, पापा देख रहे हैं ज़्यादा पढ़ाने का नतीजा, हमसे हिसाब मांग रहा है अब। अरे हम तो चाहते थे कि पढ़ लिख जाएगा तो कहीं नौकरी करेगा, जहाँ नौकरी करेगा माँ बाप भी तो उसी के साथ ही रहेंगे वहाँ। यहाँ से पत्ता साफ और पूरा व्यापार हमारे हाथ में। लेकिन छोटे ने तो उसे यहीं बुला लिया, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। आप देखते जाइए पापा, मैं क्या करता हूँ। मैं उसे किसी काम लायक नहीं छोड़ूंगा और चाचा उसके गम में पागल होकर मर जाएंगे। भैया ने ऐसा कहा? तुम सच बोल रहे हो? पाठक जी का पूरा शरीर आग की तरह दहक रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। अब किसके लिए झूठ बोलेंगे भैया जी, एक ही तो लड़का था, वो भी चला गया। भैया जी आप लोग भी यहाँ से चले जाइए, अमन भैया का साथ अच्छे लोगों का नहीं है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ जानते हो? रामलाल ने ना में सिर हिलाया तो पाठक जी ने उसे जाने का इशारा किया। प्रस्तर खंड समान कुछ देर वहीं बैठे रहे, जैसे किसी ने शरीर से आत्मा ही अलग कर दी हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस पर विश्वास करें। जिस भाई को पिता समान माना उसने बीच में खंजर फूंका। फिर भारी कदमों से घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर सिर दर्द का बहाना बना लेट गए। विचारों का ज्वार भाटा मन उद्विग्न कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे
कि रीमा को क्या बताएं? वो तो घबरा जाएगी। और क्या रामलाल पर विश्वास करना उचित होगा? नहीं, पहले सोनू से अकेले में बात करना होगा। सोनू बात शुरू होते ही फपक पड़ा। मुझे यहाँ नहीं रहना पापा, मैं कहीं नौकरी कर लूँगा और आप लोग भी मेरे साथ ही रहेंगे। हमें नहीं चाहिए ये व्यापार, हम सब छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ बेटा? जिंदगी लगा दी इस व्यापार में और अब सब इन्हें सौंप दूँ? कहते हुए पाठक जी का गला भर्रा गया। पापा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, इससे ज़्यादा कमा कर आपको दूंगा। बस यहाँ से निकलिए, कहीं भी चलिए। बड़े मामा से बात कीजिए, उनका भोपाल वाला घर खाली पड़ा है, हम वहीं चल कर रहें, फिर जहाँ नौकरी लगेगी वहाँ रहेंगे। पाठक जी किसी भी सूरत में सोनू को यहाँ से निकालना चाहते थे। उन्होंने रात में भोपाल बात की, 2 दिन में वो भी आ गए। पाठक जी ने रीमा और उसके भैया को बैठाकर एक साथ सारी बात बताई। सुनकर दोनों सन्न रह गए, उन्हें विश्वास करना कठिन हो रहा था। रीमा तो सुनकर जड़ हो गई, पर विश्वासघाती स्वरूप सामने आ गया। इस बात का संतोष चेहरे पर दिखाई दे रहा था। सबने बैठकर विचार किया, पहले सोनू को नौकरी के बहाने भोपाल भेज दिया जाए, फिर कुछ दिनों बाद व्यापार और घर में अपना हिस्सा लेकर वो लोग भी वहीं बस जाएंगे। सोनू भोपाल चला गया। महीने भर बाद पाठक जी ने भैया से हिस्से की बात की तो उन्होंने व्यापार में घाटा और कर्ज दिखाकर कुछ रकम एहसान स्वरूप दे दी। जो मिला उसे लेकर पाठक जी का परिवार भोपाल जा बसा। उनकी असली दौलत तो सोनू था, जो उन्हें वापस मिल गया। पाठक जी के भाई की मनोकामना भी पूर्ण हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।